काला काकर जानते होंगे आप, सुमित्रानंद पंत की कर्मस्थली रही है वो। कहते हैं गांधी जी भी वहां गए थे। वैसे बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप क्षमा करिएगा, मैंने आपको बीच में रोक दिया। हम तो इस कम्युनिटी से आते हैं जो प्रसिद्ध नहीं होनी चाहती। जैसे संयोग साफ होता चला गया, मैं कभी भी शिक्षक नहीं बनना चाहता। उस छोटे से गांव ताजपुर से लेकर मदन मोहन मालवीय, जहां मतलब उस जगह पे आप प्रिंसिपल हैं, जिस जगह पे आप शिक्षा प्राप्त की है, ऐसा सुना है मैंने। मैं 2-1 महीने के लिए वहां गया था और वहां सभी लड़की महिलाएं टीचर थी, मैं अकेला एक पुरुष टीचर था। महिलाओं के साथ मैं तैयार नहीं था। इस तरह से मैंने तय कर लिया उसके बाद कि मुझे इंटर कॉलेज की नौकरी नहीं करनी। जब कभी कोई इस तरह से बोले आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको साबित करना। नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने आने का मौका मिला। फिर से एक बार एक विशेष हस्ती के साथ हमें बैठने का मौका मिला और हमारे साथ साथ आप भी खुशकिस्मत हैं जो संघर्षरत जीवन को हम आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं और आप उन्हीं नायाब हीरो की जिंदगी से कुछ न कुछ लेकर अपनी जिंदगी भी संवार सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम काला काकर। जानते होंगे आप, सुमित्रानंद पंत की कर्मस्थली रही है वो काला काकर। कहते हैं गांधी जी भी वहां गए थे। वहां पर एक पूर्व विदेश मंत्री हुआ करते थे दिनेश सिंह, राजा दिनेश सिंह, वहां के राजा राजघराने से। उनका एक विद्यालय है मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काला काकर। वहां के प्राचार्य डॉक्टर शिवम श्रीवास्तव आज हमारे साथ हैं। ये आपका बहुमूल्य कीमती समय जो आपने निकाला है, ये एक समाज को दिशा देने का काम करेगा। मेरे पॉडकास्ट, मैं आपको उद्देश्य बताता हूं कि पॉडकास्ट क्यों शुरू किया। मैंने शुरू इसलिए किया कि बहुत सारी अनकही कहानियां ऐसी होती हैं जो समाज को डायरेक्शन दे सकती हैं, लेकिन वो छिपी रह जाती है, दबी रह जाती है। तो मैंने चुन चुन के चुनाव किया लोगों को कि मैं उन विभूतियों की पॉडकास्ट करने के बजाय ऐसे योद्धाओं के हम पॉडकास्ट करें जो सच में समाज को कुछ दे सकते हैं। तरह तरह की विसंगतियां आती चली जा रही हैं। वैसे बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दृष्टि है ऐसी, इसलिए लग रहा है, कुछ विशेष बात नहीं है। हम तो समझते हैं कि आप ही लोगों के बीच पला बड़ा हूं और ये मैं बहुत ही आदर के साथ आपको कहूंगा कि लोगों की नजरें होती हैं, किसी को अच्छा कहती हैं, किसी को बहुत अच्छा होते हुए भी अच्छा नहीं कहती हैं। तो हम लोग तो उस कम्युनिटी से आते हैं, आप क्षमा करिएगा, हमने आपको बीच में रोक लिया। हम तो इस कम्युनिटी से आते हैं जो प्रसिद्ध नहीं होनी चाहती है, लेकिन आपका इसके लिए बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने हम जैसे गुमनाम लोगों को, जो नाम के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो केवल काम करना चाहते हैं। और आज के समाज में काम करना एक बहुत चुनौती है। और जब आप अच्छी तरह से काम करते हैं तो तमाम रुकावटें आती हैं और उन रुकावटों के बीच में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो केवल प्रसिद्ध होने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे प्रसिद्धि कहीं से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपका जो पॉडकास्ट का ये आपने प्रयास शुरू किया है, उसके पीछे जब हमारी आपसे बात हो रही थी तो आपने ये भी कहा कि देखो, तुमको मैं प्रसिद्ध होने के लिए, तो तुम तो हमेशा ये कहते हो कि प्रसिद्ध नहीं होना है, इसलिए तुम इसको बहुत फेवर भी नहीं करोगे। लेकिन मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं कि शायद तुम्हारी कोई बात सुनने वाले के किसी के एक के काम कुछ आ जाए। तो मुझे ये बात आपकी बहुत पसंद आई। प्रसिद्धि, डॉक्टर साहब, प्रसिद्धि जो है ना, आचरेकर को उतनी नहीं मिली जितना तेंदुलकर को मिली। लेकिन तेंदुलकर को प्रसिद्धि तभी मिली जब आचरेकर मिले। तो आप लोगों की जो भूमिका है समाज के लिए, वो बहुत ही अग्रणी भूमिका है, बहुत ही सल्यूटेबल है, सल्यूट करने योग्य है। हम बातचीत थोड़ा सा भटक गए है ना भावनाओं में। नहीं, हमारी शुरुआत में ही हमारी तमाम ऐसी बातें हो गई। वास्तव में जैसे कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, जैसे आपको लगता है कि आज के समाज में आप देखिए कुछ भी हो रहा है तो हम तुरंत उसको क्लिक करते हैं। हमारे तमाम साथी हैं, मुझे कहने में संकोच नहीं होता क्योंकि मैं बेबाक बोलता हूँ।
हमारे बीच कई ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब काम के लिए परेशान मत होइए, एक फोटो खिंचवा लीजिए और उसको पोस्ट कर दीजिए और लगे कि आप काम कर रहे हैं। काम करिए ना करिए चलेगा, लेकिन आप फोटो जरूर अपलोड करें, सोशल मीडिया पे मतलब बने रहे। हाँ, तो बने रहे। तो ये एक जो प्रवृत्ति चल रही है। और अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हम लोगों को भी कई बार लोगों ने ऑफर किया कि आप फला चीज के लिए अप्लाई कर दीजिए, उसमें आपको पुरस्कृत किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आपने मुझे खोजा, पता नहीं क्या सोच के मुझे बुलाया, मैं इतना योग्य अपने को नहीं मानता हूं कि पूरे समाज को मुझे सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। लेकिन आपका आभार जरूर करता हूं कि आपने जो भी देखा होगा, सोचा होगा, इसके लिए जरूर मैं बहुत आभारी हूँ। और बीच में मैं आपको रोक दे रहा हूँ, आप अपने को जहां से चाहे शुरू कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। दोस्तों, मैं डॉक्टर साहब से शुरुआत में इनकी जर्नी से स्टार्टअप लेता हूं, चलेगा ना? डॉक्टर साहब, अपने बारे में कुछ बताइए और बताइए कि उस छोटे से गांव ताजपुर से लेकर मदन मोहन मालवीय, जहां मतलब उस जगह पे आप प्रिंसिपल हैं, जिस जगह पे आप शिक्षा प्राप्त की है, ऐसा सुना है मैंने, देखा भी है। तो अपनी जर्नी के बारे में 5 मिनट में हमको अगर हमारे दर्शकों को अवगत कराएं तो शायद आपकी जर्नी से कुछ न कुछ मिलेगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो एक गांव है हमारा ताजपुर, वास्तव में ताजपुर और गंगापुर 2 गांव हैं जो एकदम पास पास हैं। और हम लोगों की ऐसी गंगा जमुनी तहजीब है कि आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि मैं ऐसे गांव में हूं जहां पे पूरी पॉपुलेशन हिंदुओं की है, नाम उसका ताजपुर है, लेकिन बगल का जो हमारा गांव है उसकी पूरी पॉपुलेशन मोहम्मडन से मुस्लिम भाइयों की है, और वो उस गांव का नाम है गंगापुर। तो हम ऐसे गांव से निकले जो शैक्षिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ था। और मैं याद करूंगा अपने दिवंगत स्वर्गीय पूजनीय पिताजी को, आचार्य डॉक्टर उमालाल श्रीवास्तव जी को, जिनकी तपस्या ने हम लोगों को किसी भी तरह से भी कोई समस्या नहीं आनी थी, जबकि वो बहुत समस्याओं में रहे। हमेशा आर्थिक रूप से वो बहुत ही सामान्य परिस्थिति में रहे, और कभी भी उन्होंने अपने आप को इस तरह से देखा कि वो अभाव में रहते हुए भी हम लोगों की पढ़ाई लिखाई में कोई भी अभाव जैसे आने सा नहीं दिया। हालांकि महसूस होता था कि वो आज वो यूकलिप्टस का पेड़ बिक रहा है, कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो उस परिस्थिति में भी वो हमेशा ये चाहते थे कि हम लोग किसी भी तरह से पढ़ लें। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि गांव के भी लोगों को वो पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करते थे। और उस टाइम पर जब गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था, हमारे गांव में बच्चों को, लड़कियों को दूर तक भेजना, जहां तक बात कॉलेज की है, हमारी जिस कॉलेज में मैं हूं आज, वो कालाकाकर कॉलेज है। वो कॉलेज हमारे गांव से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि वो कॉलेज ऐसा है कि हमारी दोनों बहनों ने वहीं से पढ़ाई की है, और हम 3 भाइयों के बाद दोनों बहनें हैं। तो उन दोनों बहनों के लिए एक चैलेंज था कि गांव से करीब 200-250 मीटर पैदल चलना, फिर उसके बाद इक्के से आना कुंडा तक, फिर कुंडा से बस से आना, करीब 20-22 किलोमीटर बस से आना, और वहां से उतर के आलापुर से फिर से इक्के से या पैदल जाना, और उसी रूप में वापस आना। आप सोचिए, ये करीब 1990 के दशक की बात है, जब गांव में लड़कियों को पढ़ाई के लिए मुश्किल से लोग परमिशन देते थे, और पिताजी मेरे लड़कियों की, बहनों की पढ़ाई के लिए वो वहां से परमिशन देते थे, इस रूप में आने के लिए और वापस जाने के लिए। तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूं कि मैंने हमारे पिताजी ने जिस तरह से भी हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाया। वास्तव में मेरी जो जर्नी है वो जैसे संयोग सा होता चला गया। मैं कभी भी शिक्षक नहीं बनना चाह रहा था। शुरू से जो मेरी सोच थी वो बहुत बहुत जैसे तमाम बच्चों की होती वैसे ही थी। इंजीनियर बनना चाह रहा था मैं। हाई स्कूल में हमने साइंस पढ़ी, और कल्याण सिंह जी के जमाने में जब राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, नकल अध्यादेश था, 14% रिजल्ट था हाई स्कूल का। उस परिणाम वाले 1984 के
जो रिजल्ट था उसमें मैं पास होके आया था हाई स्कूल, तो बहुत बड़ी घटना थी मेरे जीवन के लिए और गांव के लिए भी बहुत थी कि जहां सारे बच्चे अखबार में अपना रोल नंबर खोज रहे थे वहां मेरा रोल नंबर छपा था और मैं पास था। सच में नकल नहीं होती थी? नहीं, अरे नकल तो आज की भी देखिए, योगी जी की गवर्नमेंट को मैं बहुत ही सराहना करता हूँ कि कम से कम उत्तर प्रदेश में तो नकल रोकने के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं। और अब मैं जिस कॉलेज में हूँ, अब सच में क्या बिल्कुल नकल नहीं होती, एकदम नकल नहीं। हम तो नकल करने नहीं देते, हम तो बच्चों से ही कहते हैं कि भाई देखिए आपको सब कुछ मिलेगा मेरे कॉलेज में, सिर्फ नकल नहीं। आप नकल के अलावा जो भी आप चाहोगे, प्रिंसिपल ऑफिस आपके लिए खुला है, आप आए, आपका स्वागत है। मतलब बौद्धिक स्तर का विकास, समग्र विकास आप चाहते हैं? हाँ जी हाँ। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मुझे क्षमा करिएगा। मैं शुरू में बनना चाह रहा था ऐसे, फिर उसके बाद जब मैंने इंटरमीडिएट पास किया मैथमेटिक्स के साथ में, उस टाइम तक मुझे इंजीनियर बनने की इच्छा थी। फिर बीएससी में एडमिशन हुआ, प्रताप कुंडा से इलाहाबाद मुझे जाना हुआ। उस समय ये प्रयागराज इलाहाबाद हुआ करता था। वहां पर जब मेरा एडमिशन हुआ और पहला दिन मैंने गुजारा तो ऐसे लगा कि जैसे कहाँ मैं चला आया। होम सिकनेस इस तरह से मेरे ऊपर सवार थी कि लग रहा था कि मैं सब छोड़ छाड़ के वापस अपने अम्मा और पापा के पास पहुंच जाऊं। लेकिन वो रात बीती और फिर धीरे धीरे करके पढ़ाई होती गई। मैंने बीएससी कर लिया। मेरे बहुत ही योग्य परिवार के हमारे चाचा जी जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, श्री पीएल श्रीवास्तव जी, जो इस समय मुंबई में हैं। और उस समय पापा की इच्छा शायद मुझे कुछ और किसी और तरफ ले जाने की थी, लेकिन चाचा जी का उधर से एक प्रस्ताव आ गया कि तुम बीएससी करके मुंबई चले आओ, हम तुम्हें यहाँ पे केमिस्ट की नौकरी दिला देंगे। वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बहुत बड़े अधिकारी थे। तो लेकिन पिताजी की इच्छा कुछ और थी, मेरी तो बहुत इच्छा थी कि मैं चला जाऊं, और लेकिन उन्होंने कहा कि तुम यहीं रह के पढ़ो। फिर बाद में कुछ दिनों के लिए मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया जिसमें मैं टेम्परेरी टीचर था। और मित्रों, मैं इसको बताने में जरा सा भी संकोच नहीं करता कि जब मैं इंटरमीडिएट हाई स्कूल के बच्चों को मैं पढ़ाता था कृपालू गर्ल्स इंटर कॉलेज में, तो उस टाइम पे मुझे थोड़े दिनों के लिए रखा गया था। एक अशोक शुक्ला सर थे, उनको कोई पक्की नौकरी मिल गई तो उनकी जगह उन्होंने कहा तुम पढ़ा दो थोड़ी दिन तक। और वहां मेरे मित्र संजय श्रीवास्तव जी की माता जी थी, श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी, वहां प्रिंसिपल थी। बहुत ही आदर के साथ मैं उनका नाम लेना चाहूंगा और उनको प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि दीर्घ जीवन दे। ऐसे लोग हैं जो आपको जगह जगह प्रमोट करते हैं, अगर आपके अंदर इच्छा है तो। हाँ, अगर इच्छा है तो। और मैं 2-1 महीने के लिए वहां गया था और वहां सभी महिलाएं टीचर थी, मैं अकेला एक पुरुष टीचर था। और जब मैं पढ़ाने जाता था, सर आपको बताऊं कि मैं जब पढ़ाने जाता था तो उस टाइम पे ऐसे लगता था कि जैसे मेरा भोजन कहीं उल्टी ना हो जाए, ऐसी स्थिति थी मेरी। और पढ़ाने में बहुत डर लगता था। 1-2 दिन तो मैं बहुत डरा। डर लगता था या संकोच था कि महिलाओं? अब वो मैं समझ नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि क्या था वास्तव में। महिलाओं के साथ कोई जेंडर प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि ये था कि मैं तैयार नहीं था कि मैं टीचर कैसे बनूंगा। मैं जैसे कोई ज्ञान आपको है, उस ज्ञान को आप बिल्कुल ट्रांसफर करने की जो एक आपकी कला है, वो दूसरों को दे देने की वो संचार प्रणाली जो है, वो उसमें बहुत मैं खुद को योग्य नहीं पा रहा था। लेकिन बस 2-3 दिन के घबराहट में फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ खाने के बिना जाना है कॉलेज। और मैं कुछ खा पी के नहीं जाता था। इंटरवल तक मैं कुछ नहीं खाता पीता था। और वहाँ इंटरवल के बाद जब वापस आता था तो हमारे एक मित्र संजय सिंह जी हैं, उनके घर पे पहुंचता था, उनके साथ कभी कभी अकेले जाके कुछ खा पी के फिर हाफ टाइम के बाद वाली क्लासेस में आता था। और मैं बताऊं आपको कि मुझे मौका मिला था जुलाई में, 15 जुलाई से शुरू हुआ था मेरा टीचिंग का सफर। और उसी के बाद का जो सितंबर का 5 तारीख का जो शिक्षक दिवस का जो दिन था, मैं उस विद्यालय का बेस्ट टीचर था। केवल कुछ ही दिनों में मैंने अपने को रिकवर किया और इतनी अच्छी मेरी टीचिंग हो गई कि मुझे 5 सितंबर को वहां पे बेस्ट टीचर अवार्ड मिला। और वो जो समय था
जैसे मैं केमिस्ट बनना चाहता था, फिर बीच पहले मैं इंजीनियर बनना चाहता था, उसके पहले कुछ और चाहता था, तो उन सब चीजों के बाद जैसे विराम सा लग गया। अब मुझे टीचर बनने के लिए गंभीरता से कोशिश करनी चाहिए। वो एक टर्निंग पॉइंट था। वो एक टर्निंग पॉइंट था, मतलब इस प्रोफेशन में आने के लिए टर्निंग पॉइंट था। और फिर जैसे लगा कि जब मैं इतने कम दिनों में इतना अच्छा जो नॉलेज मेरे अंदर है वो दूसरों को दे सकता हूं, तो क्यों ना इसी फील्ड में मैं अपने को इस्टेब्लिश करूं। फिर वहां की जो हमारी सहयोगी शिक्षिकाएं थी, उन्होंने मुझे प्रेशर डाला कि आप बीएड कर लो। फिर बीएड हुआ, एमएड हुआ, पीएचडी हुई, नेट हुआ, और मैं आपके सामने हूं। कहाँ थे आप? ये भी एक बहुत ही रोचक है कि जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता होगा कि प्रिंसिपल हैं तो प्रिंसिपल साहब जो हैं बहुत अच्छी स्थिति में हैं और ऐसे ही प्रिंसिपल बना जा सकता है, सभी लोग प्रिंसिपल बन जाएंगे। वास्तव में कोई मेरे जैसा जो सामान्य व्यक्ति है वह भी यहां तक पहुंच सकता है। अच्छा। मैं बहुत ही सामान्य हूं। मैं अब सभी एक कॉमन इंडियंस को कहना चाहूंगा कि हम सब बहुत ही सामान्य से आगे जब बढ़ते हैं तो सामान्य के दुख दर्द को भी समझते हैं। तो आप सब लोग जहां भी हैं, आप स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करें। सर ने पूछा कि कहाँ थे, तो मैं बताऊं कि मैं कृपालु इंटर कॉलेज में था, कृपालु गर्ल्स इंटर कॉलेज में जो जगत गुरु कृपालुचार्य जी के नाम पर है, कुंडा में स्थित है। उसमें सबसे पहले मैंने वहां अपनी जर्नी शुरू की। कोचिंग में मैं पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था। एक कुंडा के पास एक कॉलेज है बाबूगंज तुलसी इंटरमीडिएट कॉलेज, उसमें मैं कुछ दिन था। शमशेर जनता इंटरमीडिएट कॉलेज टिकरिया बुजुर्ग में, उसमें मैं कुछ दिन तक था। उसके बाद मैं पीजी कॉलेज पट्टी में रहा, वहां मैंने कोचिंग भी चलाई। मेरे कोचिंग के बच्चे यूपी में नंबर ले आए, यूपी में टॉप पोजीशन पर आए वो। और पट्टी से मैं फिर इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज गौरीगंज पहुंचा। फिर गौरीगंज से फिर मैं आयोग द्वारा नियुक्त होकर के बहराइच गया। वो जो है एक मतलब जब आयोग से मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं गौरीगंज में था और उस टाइम पर फोन मोबाइल नहीं होते थे। मुझे खूब याद है, वो आपने याद दिला दिया, एकदम याद है। जब फोन, बेसिक वाले फोन, एक तिवारी जी के पीसीओ से मैंने अम्मा को पहली बार फोन किया जब वहां से रिजल्ट आया। मैं फोन पे उनको हेलो करने के बाद सिर्फ रो रहा था, आवाज ही नहीं आ रही थी कि मैं कैसे बताऊं कि मैं आयोग में सेलेक्ट हो गया और मैं डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हो गया। ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं आपको ये भी बताऊं, अपने दर्शकों को भी, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा कि जब मैंने कुंडा के उस स्कूल से बीएड किया, फिर पढ़ाते हुए फिर बीएड की प्रेरणा मिली, फिर एमएड हुआ। अच्छा, इसकी भी एक कहानी है, इसको भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा कि मुनीश्वर दत्त पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ में मैंने बीएड कोर्स कंप्लीट किया। वहां पर एक टीचर हमें मिले, उनका नाम है डॉक्टर वी.के.डी. त्रिपाठी, विजय कृष्ण दत्त त्रिपाठी जी। मैं उनको आदर पूर्वक नमन करूंगा। मुझे सौभाग्य मिला कि वो हमारे कॉलेज भी आए थे और उनकी पत्नी सुशीला त्रिपाठी मैडम भी आई। तो वो जो एक शख्सियत थी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से हर एक टीचर को ये कहूंगा, हर एक टीचर को मैं इस बात को जरूर मतलब कहना चाहूंगा कि वो मौका मिले तो ऐसा जरूर करें। हो सकता है उसमें कोई उनके किसी एक प्रयास से कोई शिवम श्रीवास्तव प्रिंसिपल बन जाए। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम ऐसे करो, पता नहीं उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा बेटा तुम ऐसी कोशिश करो कि तुम बीएड ऐसे करो कि एमएड कर लो। अच्छा। मुझे डिग्री कॉलेज में जाने का कोई मतलब वो नहीं था। इंटर कॉलेज में मेरी तमाम शिक्षिका साथियों ने कहा कि तुम बीएड कर लो। इंटर कॉलेज के टीचर हो करके मैं अपने को मान रहा था कि मैं बीएड कर रहा हूँ, इंटर कॉलेज में टीचर रहूंगा, उस पर संतुष्ट था। लेकिन वी.के.डी. त्रिपाठी सर बीएड में हमें पढ़ाते थे। उस समय उन्होंने अचानक किसी एक दिन ऐसे मुझसे कहा कि बेटा तुम कोशिश करो कि एमएड करो। तो मैंने सर से पूछा, हमने कहा सर एमएड करने से क्या हो जाएगा?
तो उन्होंने कहा एमएड करने से तुम डिग्री कॉलेज में पहुंच जाओगे। उन्होंने मुझे सपना दिखाया। डिग्री कॉलेज जाना उस शख्सियत के कारण संभव हो पाया। तो फिर मैंने उनसे पूछा, हमने कहा सर क्या एमएड आप मुझमें ऐसा देखते हैं कि मैं डिग्री कॉलेज में जा सकता हूं? उन्होंने कहा मुझे इस बात की परख है कि हमने जितने भी हमारे साथ के तुम्हारे बैच के स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ को मैं इस लायक समझता हूं और उनमें से तुम भी एक हो। तो हम अपने सभी शिक्षकों से कहेंगे कि जब भी आप कहीं भी हो तो बच्चों को मोटिवेट परखिए, बच्चों को परखिए कि कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जो आपके मोटिवेशन से छलांग लगा सकता है। तो उनकी इस बात से मैं इतना प्रेरित हुआ। मैंने उनसे पूछा सर कैसे एमएड करते हैं, एमएड करने के लिए मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा कि देखो एमएड में एडमिशन मेरिट से होता है और बीएड की मेरिट से होता है, और बीएड में तुम इतने अच्छे मार्क्स ले आओ कि एमएड हो जाए तुम्हारा, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना। फिर मुझे वो प्रेरित करते रहे, गाइड करते रहे, और मैंने ऐसी कोशिश की कि मैं एमडीपीजी में लड़कों में टॉपर था। उनके उस केवल एक वचन से, एक प्रेरणा से मैंने इतनी कोशिश की कि मैं बीएड में मैंने थियरी में टॉप किया और हमारा एमएड में एडमिशन हो गया। उस समय मैंने काला काकर में, जहां पे मैं टीचर हूँ इस समय, प्रिंसिपल हूँ, वहां पे मुझे एमएड में एडमिशन मिला। और काला काकर मेरा फर्स्ट चॉइस वाला कॉलेज था, हमारे घर से बिल्कुल पास था और बहुत ही अच्छी पढ़ाई वहां पे होती थी। तो मैंने वहां से एमएड किया और इस तरह से मैंने तय कर लिया उसके बाद कि मुझे इंटर कॉलेज की नौकरी नहीं करनी है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे डिग्री कॉलेज में ही जाना है। एक और भी मैं वाकया बताऊं, मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे रिसर्च कराया, डॉक्टर आर के मिश्र सर, उनके साथ मुनीश्वर दत्त उपाध्याय जी के फैमिली से जुड़े हुए लोग थे, डॉक्टर चौबे जी थे। उन्होंने मुझे ऑफर किया, उनकी जो वाइफ की बहन थी उनको मैंने रिसर्च में थोड़ी मदद की थी, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि तुम्हें इंटर कॉलेज में हम नौकरी दे देंगे, तुम इसको छोड़ो, परमानेंट चलो करो। मैं वहां टेम्परेरी टीचर था पट्टी में। तो वो अवसर मैंने फिर अपने मिश्रा सर से पूछा, हमने कहा सर क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा तुम डिग्री कॉलेज के लिए बने हो और तुम्हें इंटर कॉलेज के इस लालच में नहीं फंसना चाहिए, तुम कहीं मत जाओ, तुमको डिग्री कॉलेज के लिए मैं देखता हूं कि तुम डिग्री कॉलेज में जाओ। फिर डिग्री कॉलेज से आप बहराइच गए? जी हाँ। अच्छा, आपकी इस उपलब्धि से आपके ईर्ष्यालु लोग भी पनप गए होंगे? ये देखिए, एक और बात आपने खोल दी। ईर्ष्या की जहां तक बात है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो, ये भी एक मैसेज है मेरा कि आपके दर्शकों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए, जो मुझे सुन रहे हैं, आपको सुनते हैं, कि जब कभी कोई इस तरह से बोले कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको साबित करना चाहिए। मेरे साथ भी एक घटना ऐसी घटी थी, मेरी लाइफ में ऐसी घटना आई थी कि जब मैं पट्टी में था, मेरे एक मित्र, अब वो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर पांडे सर, उस टाइम पे मैं ना तो नेट था ना मैं पीएचडी था, मैं केवल एमएड करके आया था। तो उन्होंने हमसे कहा, किसी समय मैं पीएचडी में जुट गया था, करने लगा था। उन्होंने कहा तुम क्या पीएचडी करोगे, क्या कर पाओगे, तुम ट्यूशन कोचिंग पढ़ाते हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम क्या कर पाओगे, और मेरी तुम बराबरी कैसे करोगे? तो फिर मैंने उस दिन से वो एक बात जो उन्होंने कह दी, हमने उनसे कोई दुश्मनी नहीं की, हमने कहा इनके इस बात का कि तुम क्या कर पाओगे, सचिन का बल्ला बोलेगा, तुम क्या कर पाओगे, इस बात का जवाब मैं करके दूंगा। हमने कुछ भी नहीं उनको जवाब दिया फिर। और वो दुर्भाग्य से, सौभाग्य से कहिए, वो नेट नहीं थे, पीएचडी थे सीधे। तो मैंने नेट की तैयारी की और पीएचडी को गंभीरता से लिया, और अगले साल मैंने नेट निकाल दिया, और उसके साथ अगले साल मेरी पीएचडी अवार्ड हो गई। तो मैंने कहा सर आप पीएचडी हैं, लेकिन मैं नेट भी हूं, पीएचडी भी हूं, अब आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं। तो ईर्ष्या का जो मामला है, ईर्ष्या होगी, लेकिन इसको मैंने कभी काउंट नहीं किया। कैसे लेते हैं आप ईर्ष्या को? आप एज ए कैटलिस्ट का काम करता है ये आपके मंजिल के सफर में, या फिर डर जाता है? नो, मैं तो एकदम इस तरह से मैं
अपना समझता हूँ कि मैं इस पर दृढ़ निश्चय हूँ कि सफल व्यक्ति के लिए अगर ईर्ष्या कोई करे या कुछ भी आपके मार्ग में रोड़े अटकाने की बात करे या ईर्ष्या जैसा कोई उसका आपको कुछ पता चले, तो जो सफल व्यक्ति होता है, जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, वो ईर्ष्या करने वालों से बिल्कुल कहीं भगते नहीं, डरते नहीं है, बल्कि वो और अच्छे से मेहनत करते हैं। अच्छा आपकी इस उपलब्धि को लेके किसान डिग्री कॉलेज बहराइच में जब आप पोस्टेड थे तो कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी? हाँ, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पर भी। देखिए, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो कुल 18 पोस्ट थी उस टाइम पर, और उसमें भी पुरुषों के कॉलेज केवल 10 थे, 8 महिलाओं के कॉलेज थे। तो उसमें जो लोग सेलेक्ट हुए थे उनमें एक टीचर थे जो वहीं के थे, बहराइच के थे। उनकी रैंक मुझसे कम थी, मैं सेकेंड रैंक के साथ सेलेक्ट हुआ था। और वहां उस टाइम पर MD-PG प्रतापगढ़ में एक पोस्ट थी, बलिया में एक पोस्ट थी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बहराइच में एक पोस्ट थी, बाकी जो तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर पोस्ट थी। मेरे मन में शुरू से ही था कि मैं मुख्यालय में ही रहूंगा, और मुख्यालय में रहने से एक फायदा ये होगा कि हम ज्यादा लोगों के संपर्क में रहेंगे। भले ही थोड़ी दूरी हो सकती है, लेकिन ज्यादा लोगों के साथ मेरा जुड़ाव होगा। इसलिए मैंने काउंसलिंग में किसान PG कॉलेज ले लिया, और जैसे ही किसान PG कॉलेज मैंने लिया तो 7वें 8वें रैंक पे जो थे, उन्होंने वहाँ इलाहाबाद कंपनी गार्डन में काउंसलिंग हो रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपने क्यों ले लिया, आप तो प्रतापगढ़ के थे, वहां तो पट्टी भी खाली है, वो ले लीजिए, क्यों नहीं ले रहे हैं उसको। तो हमने कहा पहले हमसे बात किए होते तो शायद कुछ होता, अब तो मैंने ले लिया, क्या अभी भी आप बदल सकते हैं चाहें तो। हमने कहा नहीं। फिर ज्वाइनिंग के समय उन्होंने डिस्टर्ब किया, और ज्वाइनिंग के समय उन्होंने तमाम धमकी भरे पत्र भी भेजे और डराने धमकाने की भी कोशिश की। और लेकिन हम कभी डरते और नहीं है, और बहुत से लोगों ने कहा कि तुम्हारी कास्ट ऐसी है कि जो लगता है कि डरने वाली कास्ट है। बहुत सारे लोग कास्ट को भी इन सब चीजों से जोड़ देते हैं, हालांकि मेरा स्पष्ट मानना है कि जो भी आपके अंदर का साहस है, तो आपके लिए किसी भी कास्ट या किसी चीज से कोई माने, किसी का मोहताज नहीं होता। तो हम लीडर होकर के हमने कहा नहीं, मुझे यही ज्वाइन करना है। और पिताजी के पास भी पत्र आ गया था कि उसको मत भेजिए, नहीं तो वहां पे ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, बहुत डरे हुए थे। अच्छा। तो उस टाइम पर जब मैं ज्वाइनिंग के लिए पहुंचा तो मेरे पापा के चचेरे भाई साहब वहां रहते थे, श्री रूप कुमार श्रीवास्तव जी। मैं चाचा जी के यहाँ 2-3 दिन रुका, और उस समय उनका काफी हमें संबल मिला। और हालांकि अंदर से मैं बहुत स्ट्रांग था, मुझे कहीं से भी लग नहीं रहा था कि इस कारण से, धमकी के कारण मुझे छोड़ देना चाहिए। बाद में जिन्होंने मुझे धमकी दी थी वो मेरे मित्र हो गए, बड़े अच्छे मित्र हैं। अच्छा। बहुत ही अच्छे मित्र हैं। अक्सर ऐसा। मैंने उस कॉलेज के लोगों से कहा भी, हमने कहा सर मैं यहीं ज्वाइन करूंगा और मुझे कोई डर नहीं, आप चिंता न करिए, मैं इसके मामले में निडर व्यक्ति हूँ। मैं बाद में किसान PG कॉलेज में चीफ प्रॉक्टर रहा, और एक जैसे आजकल के समय तो दबंग शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन उस टाइम पर लोग कहते हैं कि वो आपका जो कार्यकाल था वो बड़ा दबंग चीफ प्रॉक्टर का था। तो हमने अपने विद्यार्थियों के बीच एक डिसिप्लिन मेंटेन की। कुछ ऑब्लिगेशंस भी आपके ऊपर लगे थे बहराइच में? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और उसको मैं याद करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उससे एक जैसे लगता है कि एक मैसेज ऐसा चला जाता है, जिसमें फिर लगता है कि जब आप फैमिली बैकग्राउंड में होते हैं तो कई बार आप अपने कदम पीछे भी खींच लेते हैं। तो एक अकेला ऐसा ये हमारे साथ हुआ है, दुर्घटना कहिए या फिर ये कहिए कि परिवार से प्रेम कहिए, जिसके कारण कि मुझे लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन हर कोई ले लेता है परिवार के चक्कर में, जबकि नहीं लेना चाहिए। वाकया ये है कि एक समय था जब मेरी छवि ऐसी थी कि ये बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, कोई भी काम नहीं कोई कर पा रहा हो तो इनको दे दो तो वो हो जाएगा, ये डरेंगे नहीं। तो उस टाइम पर वाइस चांसलर ने बहराइच जिले के नकल माफियाओं को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहराइच में नकल विरोधी अभियान का जिम्मा मुझे सौंप दिया।
और उन्होंने कहा कि अपनी टीम बनाइए, जिसको चाहें उसको रखें और उस जनपद से नकल खत्म करें। अच्छा। तो ये बहुत चैलेंज था, हमने एक्सेप्ट भी किया उसको और हमने बहुत ईमानदारी के साथ उस दायित्व को निभाया। और मुझे इस बात का बहुत ही मतलब वो लगता है कि उस समय हमारे साथ कई लोगों ने झगड़े लड़ाइयाँ की और उस टाइम पर अखबारों में रोज सुर्खियां निकलती थी कि ये आज इतने नकल पकड़े गए, आज इतने पकड़े गए। और उन कॉलेजों में नकल पकड़ी गई जहां पे नकल पकड़ने की कोई हिम्मत भी नहीं करता था। कुछ तो ऐसे भी कॉलेज थे, बहुत बड़े लोगों के कॉलेज थे, उनका नाम लेना इस मंच पर उचित नहीं होगा। उन कॉलेजेस में हम लोग गए तो उनके लोगों ने कहा कि आपको पता नहीं है किसका कॉलेज है। अच्छा। आप जानते नहीं कि इसके मैनेजर कौन है? आपको डर लगना चाहिए, कौन कैसे आप चले आए यहाँ पे, और आप चले भी आए और नकल भी पकड़ लिया, ये तो कोई बात नहीं है। आपको पता है आप किसके बाद क्या? हमने कहा ठीक है, जितना आप लोगों ने बताया है उतना ही लोग जानते हैं। उस जिस बड़े व्यक्ति के बारे में आप कह रहे हो सकता है उस बड़े व्यक्ति को ये पता ही ना हो कि आप लोग नकल कराते हो। अच्छा। ऐसा भी हो सकता है। मेरा पॉजिटिव दृष्टिकोण था। मैंने पकड़ा नकल और मैंने 25 रिस्टिकेशन किए। और जब मैं रिस्टिकेट कर रहा था तो उस कॉलेज के लोगों को यही नहीं पता था कि रिस्टिकेशन होता कैसे है। मतलब अगर नकल कोई पकड़ ले, कोई दस्ता आकर के, कोई फ्लाइंग स्क्वाड आके नकल पकड़ ले तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है उनको पता ही नहीं था। तो इस तरह का काम हुआ और उसमें बहराइच के एक सीमावर्ती जगह है जिसका नाम है रुपईडीहा। आपको बताऊं, रुपईडीहा एक छोटी सी मार्केट है जिसमें कई डिग्री कॉलेजेस हैं और वो सब नकल के सेंटर हैं। वो नेपाल का बॉर्डर, एकदम वो नेपाल के बॉर्डर पर है। तो उसमें एक ब्लॉक प्रमुख का एक कॉलेज था। तो वो ब्लॉक प्रमुख नकल के लिए कुख्यात वो सेंटर था। तो वहां हमारी टीम के साथ उन्होंने झगड़ा किया और टीम को एक तरह से बंधक बना दिया। फिर मैंने पुलिस की सहायता ली और उनके खिलाफ ठीक से एक्शन लिया गया और उनका सेंटर जो है डिबार हो गया। अच्छा। जो कंट्रोवर्सी की बात आप कर रहे हैं वो ये कंट्रोवर्सी थी कि बाद में उन्होंने एक महिला से दुष्कर्म के आरोप में एक केस दर्ज करा दिया मेरे खिलाफ। अच्छा। किसी डॉक्टर का नाम लिया, उसमें डॉक्टर के खिलाफ वो केस था कि उन्होंने किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और जो डिग्री कॉलेज में वहां पर टीचर हैं उनका ये नाम है। बाद में मुझे जब पता चला कि ये केस कर दिया गया है तो फिर मैंने उनसे किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि वो लड़की जिसने ये कहा है कि इस तरह की घटना हुई और उसमें वो भी थे, तो क्या वो उनको पहचानती है? अच्छा। तो उसने कहा कि पहचानने का क्या, वो जिसने मुझे ये केस करने को कहा है उसने मुझे फेसबुक पे उनका चित्र दिखाया है, अब मैं पहचान लूंगी उनको। उसका बयान था ये? उसका ये बयान था। एक पत्रकार ने उनसे जब बात किया, उस लड़की से जब बात किया, लेकिन उस केस ने हमें हिला दिया एकदम से। अब वो जो घटना हुई, केस हुआ, तो उसके बाद कॉलेज में तमाम लोगों ने मुझसे कहा कि इसको छिपाइए, ये बहुत ही आसान, मतलब समाज में गलत मैसेज जाएगा, घर के लोग जानेंगे। तो मैंने कहा ये तो मैंने किया नहीं, तो छिपाने की क्या जरूरत है। तो मैं तो उस दिन यहाँ पे परीक्षा करा रहा था, जिस दिन की घटना उसमें लिखी गई है, इसको मैं छिपाऊंगा क्यों, मैं इसको डट के इसको केस करूंगा। लेकिन वो केस मतलब इस तरह का था और ये भारतीय न्याय व्यवस्था की एक कमी कही है कि हमें बताया हमारे जज मित्र ने कि आपके खिलाफ अगर वो लड़की आकर के ये बयान केवल दे देगी कि वो ऐसी घटना हुई है तो आपको जेल हो जाएगी, फिर आप 3-4 महीने जेल में रहोगे, उसके बाद आप अपना सफाई देते रहना। और ये सब चीजें हमारी पत्नी को भी पता हुई, घर के लोगों को भी पता हुआ, सब डरे हुए थे कहीं ना कभी हमारी गिरफ्तारी का आदेश ना आ जाए। तो ऐसी स्थिति हो गई कि हमें परिवार के दबाव में उस व्यक्ति के घर जाना पड़ा जो ब्लॉक प्रमुख था। और ये मेरे जीवन का सबसे खराब और सबसे, मतलब मैं समझता हूं कि
उस टाइम पर जो मैंने परिवार के दबाव में निर्णय लिया इस केस को खत्म करने के लिए, मैं उसके घर गया, मैंने उससे कहा भाई इस केस को वापस ले, और हमने कुछ किया नहीं। आप कहें कि आपने मेरी पूरा व्यापार बंद कर दिया, आप कह रहे हैं कि आपने कुछ किया नहीं तो हमारा तो यही व्यापार था, और आप कह रहे हैं कि हमने कुछ किया नहीं। हमने कहा तो इसका व्यापार खत्म किया तो ये आप हमसे लड़ने के लिए ये तरीका अपनाएंगे, इस तरह से कानून का आप मजाक बनाएंगे, कैसे ऐसे कहें हम आपसे और कैसे लड़े? आप डिग्री कॉलेज में चीफ डॉक्टर हो, आपके पीछे 10,000 बच्चे हैं, आपसे मैं झगड़ा तो कर नहीं सकता हूं, आपको कोई परेशान कर सकता हूं क्या? तो आप सोचिए ऐसे कितने लोग मतलब आपकी इमेज को सीधे दागदार करने का। बिल्कुल उसने हमसे कहा कि मैं एक ही शर्त पे करूंगा कि जब तक आप बहराइच में रहोगे तब तक आप फिर नकल विरोधी अभियान में नहीं आओगे। अच्छा। तब मैं आपका ये केस वापस ले लूंगा। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, और आप में से कुछ ऐसे बहुत सक्षम दर्शक भी होंगे जो न्याय व्यवस्था को ठीक कर सकते होंगे, पुलिस में होंगे, जजेज होंगे, जो मजबूर होंगे ऐसे सच्चे लोगों को फंसाने के लिए अपने डिसीजन ऐसे ही दे सकते हैं जैसे हमारी सिस्टम है। तो आप सबसे मैं विनती करूंगा कि आप वो जो जज साहब थे, सीजेएम साहब थे, वो हमारे मित्र थे, दूर से संबंधित हमारे एक मित्र थे, उनके मित्र होने के कारण वो मुझे बता रहे थे कि मैं मजबूर हूं, मैं जान रहा हूं कि आप दोषी नहीं है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि नियम हमें ये अलाउ नहीं करते। क्या मानते हैं, क्या ये जो महिलाओं को एक अधिकार दिया गया है इसका दुरुपयोग हो रहा है? वो जो दिया तो गया है हथियार के रूप में कि उनके ऊपर अगर मतलब वो अबला है, कोई अगर ऐसी दिक्कत आए तो ये कानून इनका रक्षा कर सके, लेकिन आपके विचार से क्या है, क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है? अब देखिए, भारत के पिछड़े होने के पीछे भी यही एक कारण है कि हम सब लोग जो हैं, जो वास्तविक चीज है, अपने हित के चक्कर पे कई बार हम अपने स्वार्थ को देखते हुए हम ऐसे मतलब गलत तरह से कानून का इस्तेमाल करने लगते हैं जो कि बहुत गलत मैसेज दे जाता है। ऐसा विकसित देशों में नहीं है, और हम तो समझते हैं कि कानून अपना काम करता है, वो सबके लिए बराबर है। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो वो छूट नहीं सकता, अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसको फंसाया नहीं जा सकता। कानून इस तरह का होना चाहिए। और अपने भारत में, और खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार और जो तमाम ऐसे प्रदेश हैं अभी भी जहां एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे बहुत अच्छी तरह की एजुकेशन नहीं है, और राष्ट्रीयता की जो एक सोच है, समझ है, एक नागरिकता की जो भावना है हमारी, एक सिविलियन के क्या दायित्व है। एक सिविलियन का ये दायित्व है सर, एक गार्जियन का ये दायित्व, एक व्यक्ति के रूप में व्यक्ति का ये दायित्व है कि वह ऐसे डिसीजन ले कि वह गलत चीजों का शुरू से विरोध करना शुरू करे। मैं तो टीचर हूं, मैं प्रिंसिपल भी हूं, देखता हूं कि गार्जियन है वो अपने बच्चे को उस स्कूल में नाम लिखवा देंगे जहां पे नकल होगी। पता है उनको, ये उनको पता है कि यहाँ पे इस विद्यालय में नाम लिखवाने से यहाँ नकल की सुविधा है, फिर भी वहां अपने बच्चे को भेज रहे हैं। तो ऐसे में क्या आप मानेंगे, कौन सी एजुकेशन वो दिलाना चाह रहे हैं? तो हमने आपसे एक सवाल किया, उसको आपने घुमा दिया। नारी के लिए जो भी कानून बने हैं वो दुरुपयोग किया जा रहा है या उसका सदुपयोग किया जा रहा है? देखिए, नारी अपने आप में किसी भी कानून का दुरुपयोग या सदुपयोग नहीं करती है। ये जो भारत की जो स्थिति है वो पुरुष प्रधान समाज की पूरी तरह से स्थिति है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जो दलित समुदाय है, जो सबसे नीचे है कास्ट सिस्टम में, जिसको तथाकथित रूप से हम लोगों ने सबसे नीचे रखा हुआ है, ये बहुत ही गंदा और घृणित काम है कि हम कास्टिज्म को इस तरह से प्रभावी किए रहते हैं कि हम हायरार्की में उसको सबसे नीचे रखते हैं। अब दलित मेरे समझ में नीचे नहीं है, मेरी समझ में सबसे नीचे महिला है, स्त्री है।
स्त्री सबसे ज्यादा पीड़ित शोषित समाज है। धीरे धीरे अब उसमें जागृति आ रही है। ये जो केस होते हैं, जो मेरे साथ हुए या और लोगों के साथ होते हैं, इस पे कोई पुरुष होता है, वो पुरुष किसी स्त्री को एक टूल की तरह यूज करता है, उसके पीछे और उसके पीछे वो टूल की तरह से इस्तेमाल होती है वो, और वो अपने प्रति या दूसरे के प्रति जो कानून बने हुए हैं उसका उल्लंघन वो नहीं करती, उसको बाध्य किया जाता है कि वो करे। वास्तव में स्त्रीत्व जो है सर, बहुत पावन चीज है। स्त्रीत्व का कोई जवाब ही नहीं। अतुल सुभाष के केस के बारे में आपने सुना होगा। जी हाँ, जी सुना है। बिल्कुल। आपके इस बातचीत के दौरान जो आपने बातें कही नारी के लिए, वहां पे ये लग रहा है कि अतुल सुभाष दोषी है। देखिए, जो मैं कह रहा हूं ये एक टोटलिटी में समाज की स्थिति है, लेकिन ये एक्सेप्शनल अलग है। कई जगह ऐसी, अब एक आप चूंकि इस प्रश्न पर अड़े हुए हैं, जमे हुए हैं, और मैं बताऊं आपको, मैं बहराइच में परिवार परामर्श केंद्र में भी काम कर चुका हूं। तो वहां पे जो झगड़े पति पत्नी के होते हैं वो निपटाए जाते हैं। तो उसमें महिला थाने की अध्यक्ष थी, थानेदार थी, वो भी हमारे साथ बैठती थी। तो कई बार जब कोई महिला अपनी बात रखती थी तो बड़ा हम भावुक हो जाते थे, और मुझे शुरू में मुझे लगता था कि दोष जो है पुरुष का ही है। और बाद में जब केस की तह में हम लोग जाते थे तो पता चलता था कि ये औरत ही दोषी है। तो एक्सेप्शंस हर जगह है, एक्सेप्शंस हर जगह है, लेकिन नारी के प्रति हमारी जो सोच है वह बहुत ही पॉजिटिव होनी चाहिए, बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। और चूंकि हम लोग विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी के रूप में और एक टीचर के रूप में आज की जो डिमांड है, एक टीचर कैसा होना चाहिए, उसकी जो डिमांड ग्लोबल लेवल पर हो रही है, वैश्विक स्तर पर हो रही है, वो ये हो रही है कि टीचर को मां जैसा होना चाहिए, उसके अंदर स्त्रीत्व के गुण होने चाहिए, उसके अंदर दया, क्षमा, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, ये सब होने चाहिए। वो अपने विद्यार्थी को इस तरह से देखे जैसे हर माँ अपने बच्चे को देखती है। तो इसलिए स्त्रीत्व का तो सम्मान करना हम सबका दायित्व है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरा प्रश्न पे अड़े रहने का मतलब ये नहीं था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था ये बात कि दरअसल आप जैसे शिक्षाविद क्या स्त्री को समान स्थान देने में ये कानून सहायक हो रहा है? मेरा मतलब ये था, क्योंकि सही बात बताएं तो स्त्री समान प्लेटफॉर्म पर तभी आती है दोस्तों जब उसे एक्स्ट्रा हथियार न दिया जाए। क्या हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी ताई जी या हमारी वो इस कानून के बगैर नहीं जी? वहां तो ये ऐसे अपराध नहीं थे, ऐसे लांछन नहीं थे। आज कैसे हो गया? आज कैसे हो गया? तो जितना आप चीजों को खोलते चले जाएंगे उतना वो खुलती चली जाती है। ऐसा नहीं है कि पहले ये सब नहीं होते थे। तो आप जैसे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो शिक्षा क्षेत्र में हैं, जो समाज को शिक्षित कर रहे हैं, जिनके ऊपर समाज का 60% दायित्व है आप जैसे लोगों के ऊपर, कि जैसा आप चाहेंगे, आप स्टीयरिंग पर हैं इस समय समाज के, आप जिधर चाहेंगे उधर मोड़ सकते हैं। आपने नकल विरोधी अभियान में शामिल होकर आपने इतना पावन कार्य किया। वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों, लेकिन मजबूरी है क्योंकि बात का सिलसिला ऐसा है। हम आपसे क्षमा चाहेंगे, थोड़ी देर में इसको समाप्त करेंगे और नेक्स्ट अभी बहुत सारी बातें डॉक्टर शिवम से रह गई हैं, मैं आपको इनसे सुनवाऊंगा बातचीत करने के लिए। और मैं आग्रह करूंगा कि आप ऐसे हमारे जैसे लोग अगर आपको चुनते हैं, आपको आग्रह करते हैं कि आप आइए और कुछ समाज को दिशा दीजिए, तो आप उनको दिशा दीजिए, आप उनको समय दीजिएगा। और कुछ भी लोग ऐसे हों, बहुत ज्यादा संभ्रांत मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उनकी जिंदगी में अगर कोई इस तरह की घटनाएं हैं, इस तरह के चैलेंजेस हैं, तो प्लीज आप उनसे मेरा एक सलाह दीजिएगा, एक मेरा संदेश करिएगा कि वो हमारे फोन नंबर पर बात करें। और मैं चाहूंगा कि मेरे माध्यम से, चूंकि मैं बेटियों के लिए हिमायती गीतकार हूं, बचपन से लेकर आज तक
संगीत साहित्य में उलझा रहा और चलता रहा, तो मुझे लगा कि आज हम आपसे बात करके बात हम पूरी नहीं कर पाए हैं, हमको दोबारा फिर चाहिए आपका समय। अवश्य अवश्य। और डॉक्टर साहब की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए दोस्तों, और बहुत कुछ लेके जाएंगे आप इस वीडियो से। डॉक्टर साहब ने आज हमसे उस दिन बातचीत के दौरान एक प्रॉमिस और किया है कि आप, हमारी एक फिल्म है डॉक्टर साहब, जी, आई एम सॉरी पापा, अतुल सुभाष का हमने जिक्र किया, आत्महत्या की उसने, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। वो जीवन ही क्या है जब हम संघर्ष को फेस ना कर सकें, चुनौती कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आदमी को मरना नहीं चाहिए। और इसी पे आधारित हमारी वो मूवी है। और मैंने डॉक्टर साहब से जब डिस्कस किया इसके बारे में, तो इन्होंने हमको आमंत्रित किया, हमको ये परमिशन दी कि हम इनके घर में, इनके विद्यालय में बच्चों के बीच में वो गीत, वो उस मूवी को दिखाएं, उसकी स्क्रीनिंग करें, और वहां पर फिर उस मूवी से उन बच्चों के अंदर एक डिबेट की भावना पैदा हो, ताकि कम से कम 3 घंटे का जो वो मंथन होगा, 2 घंटे का जो मंथन होगा, है ना, उससे कुछ ना कुछ जो रस निकलेगा, जो मक्खन निकलेगा, वो समाज को बहुत कुछ देके जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर साहब से विदा लेता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे दर्शकों के बीच में आए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, निरंतर प्रगति करें, आप कुलपति बने। मेरी आंखें देखने के लिए तरस रही हैं, और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि जैसे आपको बीच बीच में लोग मिलते गए आशीर्वाद देने वाले, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप कुलपति तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।